गरीब कचरे वाली की 5 बेटी। बेचारी ललिता अपनी मालकिन के घर पर साफ सफाई कर रही होती है। तभी उसकी मालकिन आती है और उससे कहती है, देखो ललिता, तुम अब काम सही से नहीं कर पाती हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को रख लूं। ललिता ये सुनते ही परेशान हो जाती है। मालकिन, ऐसा मत कीजिए। अगर आप मुझे काम पर से निकाल देंगे तो मेरे 5 बेटियों का क्या होगा? देख ललिता, तेरी 5 बेटियों की जिम्मेदारी मेरे सर पर नहीं है। आज का काम करके तू अपने घर लौट जा और कल से मत आना, क्योंकि मैंने दूसरी काम वाली रख ली है। ऐसा कहकर महिमा वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी ललिता घर के सारे काम करने के बाद शाम को वापस अपने घर लौट आती है और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अपनी 5 बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। माँ, खाना कब तक बना लोगी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बस बिटिया, अभी बना रही हूँ। ललिता ठंड में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी झोपड़ी के बाहर एक आदमी और उसकी झोपड़ी का मकान मालिक आता है। देखो ललिता, ये झोपड़ी मैंने इस आदमी को बेच दी है और ये आदमी इस झोपड़ी पर एक अच्छा सा मकान बनाना चाहता है, इसलिए अब तुम इस झोपड़ी को खाली करके यहाँ से चली जाओ। ऐसा मत करिए मालिक। इस भरी ठंड में इस झोपड़ी के अलावा मेरा और कोई गुजारा नहीं है। देख ललिता बहन, तेरी गरीबी को देखकर मैंने तुझे ये झोपड़ी रहने के लिए दे दी थी, लेकिन अब मैं मजबूर हूँ। भाई, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर ललिता का मकान मालिक भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बेचारी अगले दिन सुबह ही अपनी 5 बेटियों के साथ झोपड़ी को खाली कर देती है और वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। अब मैं ठंड में कहाँ जाऊँ अपनी 5 बेटियों को लेकर? तभी उसकी बेटी को कूड़े के ढेर के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। माँ, बहुत ठंड लग रही है। वहाँ देखो, वहाँ एक झोपड़ी है। हाँ माँ, क्यों ना हम उस झोपड़ी में रह ले? और वहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हैं, हमारे काम भी आ सकते हैं। बहुत ठंड है माँ, चलो ना। माँ, अभी तो हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं है, हमें उस झोपड़ी में चले जाना चाहिए। अपनी बेटियों की बात मानकर ललिता कूड़े के ढेर के पास बनी हुई झोपड़ी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर रहने की कुछ सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन कूड़े कचरे की बदबू बहुत आती है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। ललिता झोपड़ी की सफाई करती है और उसमें बाहर पड़े कुछ कपड़े बिछा लेती है। जिसके बाद वो झोपड़ी के बाहर आती है तो उसे कूड़े के ढेर के पास कई सारे लकड़ी के फट्टे दिखाई देते हैं। जिसके बाद ललिता उन फट्टों को उठाती है और उन्हें झोपड़ी के चारों तरफ लगा देती है, जिससे झोपड़ी के अंदर थोड़ी बदबू आनी बंद हो जाती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। अरे मेरी बेटियों, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मालकिन ने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया है और मेरे पास काम करने का अब कोई और सहारा नहीं है। लेकिन तुम 5 यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। ललिता ऐसा कहकर झोपड़ी से बाहर निकलती है। वो इतनी ठंड में फुटपाथ पर जाती है और मंदिरों पर जाकर लोगों से भीख मांगती है। और तो और वो हर किसी को अपनी मजबूरी भी बताती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। हे भगवान, आजकल के लोगों में तो कोई इंसानियत ही नहीं है। ऊपर से शाम भी हो गई है, मेरी बेटियां घर पर अकेली होंगी, मुझे घर लौट जाना चाहिए। ललिता वापस लौट कर आ रही होती है, तभी उसे एक होटल का आदमी उस कूड़े के ढेर के पास कूड़ा कचरा फेंकता हुआ नजर आता है। उस कूड़े में खाने का थोड़ा बहुत सामान भी होता है। उस आदमी के जाने के बाद ललिता कूड़े के अंदर से खाना बीनती है और अपने बच्चों को ले जाकर खिला देती है। ये लो मेरी बेटियों, खाना खा लो। माँ, सारा खाना आप हमें ही खिला रही हो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। हाँ माँ, ये बचा हुआ खाना आप खा लो, नहीं तो रात में आपको नींद नहीं आएगी। ललिता की 5 बेटियां मिलकर उसे खाना खिला देती हैं। ये देख ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इतनी प्यारी 5 बेटियां दी हैं कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी 5 बेटियों को ठंड में सीने से लगाकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो फिर से वो होटल का आदमी वहाँ पर अपने होटल का कूड़ा कचरा फेंकने आता है, जिसके अंदर खाने का सामान भी पड़ा होता है। ललिता उसमें से खाने का सामान निकालती है और अपने बच्चों के साथ खा लेती है। ऐसे ही ठंड में धीरे धीरे उसके कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो सोचती है, ऐसा कब तक चलता रहेगा?
मैं अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी कब दूंगी? मुझे तो कोई काम पर भी नहीं रख रहा है। भगवान, कोई तो रास्ता खोलो मेरे लिए। ललिता ऐसा सोचने के बाद अपनी झोपड़ी के बाहर से झाड़ू लगाने लगती है। झाड़ू लगाते लगाते उसे कुछ लोग कूड़े से कूड़ा बीनते हुए नजर आते हैं। अरे, ये लोग क्या कर रहे हैं और इस कूड़े से कूड़ा क्यों बीन रहे हैं? ललिता उन्हें देखने लगती है, जिसके बाद वो कूड़ा बीन कर वहां से जाने लगते हैं। ललिता भी उनका पीछा करने लगती है। वो आदमी सारा कूड़ा एक कचरे वाले को बेच देते हैं, जिसके बाद वो कचरे वाला उस आदमी को पैसे देता है। अरे वाह, इतने दिनों से मैं इस कूड़े के कचरे के पास रह रही थी, लेकिन मुझे इसका कोई सुझाव ही नहीं आया। कल से मैं भी कूड़ा कचरा बीन कर इस आदमी को बेच दिया करूंगी। अगले दिन से ललिता भी एक बोरे में प्लास्टिक और गत्ता कूड़े में से छांट लेती है और उसे कचरे वाले को बेचने के लिए ले जाती है, जिसके चलते उसे कचरे वाले से पूरे 200 रुपए मिलते हैं। अरे वाह, आज मुझे अपनी बेटियों को कूड़े कचरे के अंदर से खाना बीन कर नहीं खिलाना पड़ेगा। आज मैं उन्हें अच्छा और साफ खाना खिलाऊंगी और कुछ गर्म कपड़े भी ले लूंगी। ललिता उन पैसों को ले जाती है और दुकान से खाना और कुछ गर्म कपड़े खरीद लेती है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों को साफ सुथरा खाना खिलाती है और ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहना देती है। अरे वाह, क्या स्वाद है इस खाने में। काफी समय बाद मैंने ऐसा खाना खाया है। ऐसा खाना खाकर तो आनंद ही आ गया। लेकिन माँ, आप ये खाना लेकर कहाँ से आई हो? माँ, हमें खाना खिलाने के लिए कहीं आपने चोरी तो नहीं की? अरे नहीं नहीं मेरी बेटियों, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस मेहनत करके पैसा कमाया है। ललिता अपनी पांचों बेटियों को कूड़ा कचरा बेचने के बारे में बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी बेटियां कहती हैं, माँ, आज से हम भी आपकी मदद करेंगे ताकि आप अकेली ज्यादा मेहनत ना करो। नहीं नहीं मेरी प्यारी फूल जैसी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ की मदद करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम पांचों को पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ और तुम ही बड़ा आदमी बनते हुए देखना चाहती हूँ। तुम पांचों मेरा सपना पूरा करना। मैं तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजूंगी। ललिता ठंड में कूड़े कचरे में से कूड़ा कचरा बेच बेच कर पैसे इकट्ठा करती है और अपनी पांचों बेटियों को स्कूल में पढ़ने के लिए डाल देती है। देखते ही देखते अब उस झोपड़ी को छोड़ देती है और एक अच्छा सा किराए का मकान ले लेती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते ललिता की 5 बेटियां धीरे धीरे अब बड़ी होने लगती हैं और पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई फौजी, तो कोई पुलिस वाली, तो कोई अफसर बन जाती है। माँ, आपने कड़ी मेहनत करके हम पांचों को इस काबिल बनाया है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हाँ माँ, लेकिन अब और नहीं, आज के बाद आप कोई काम नहीं करोगी। हम पांचों ने आपके सपने को पूरा कर दिया है और अब हमारा समय है अपनी माँ की देखरेख करने का। ऐसा कहकर कंचन गरम शॉल अपनी माँ को उड़ाती है। समय के साथ तुम पांचों इतनी बड़ी कब हुई मुझे पता ही नहीं चला। अब तुम पांचों जैसा चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा बेटी। ललिता की 5 बेटियां मिलकर अच्छा खासा कमाने लगती हैं और वो अपनी माँ की अच्छे से देखभाल भी करती हैं, जिसके बाद ललिता आखिरकार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा, होए होए होए। क्यों रे कनिका, कैसा लग रहा है मेरे सोने का चमचमाता झुमका? चांदनी के झुमके को देखकर कनिका कुर्ते हुए बस्ता टांग कर घर लौट आती है, जहां उसकी बड़ी बहन बबीता उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे क्या बात है, आज मेरी छोटी बहन इतनी जल्दी घर कैसे लौट आई? मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। मगर क्यों कनिका, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगी? क्योंकि स्कूल की सारी लड़कियों के कानों में सोने के झुमके हैं। आज तो चांदनी भी भारी सा झुमका पहन कर आई थी, एक मेरे ही कान खाली है। कैसी बड़ी बहन हो तुम जो मुझे एक झुमका तक नहीं दिला सकती? अगर माँ पिताजी आज जिंदा होते तो मेरे कानों में ये लकड़ी की तीलियां नहीं बल्कि सोने का झुमका होता। अपनी छोटी बहन को एक झुमका खरीदने की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती तुम। लानत है तुम जैसी बड़ी बहन पर। अपनी छोटी बहन की ऐसी बातें सुनकर बबीता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी भीगी पलकों को छिपाकर
पानी की गगरी उठाकर भागती हुई नदी पर चली आती है और फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, क्यों क्यों भगवान, क्यों बढ़ा रहे हो तुम मेरी मुश्किलों को। अरे मैंने होश ही संभाला था जब तूने माँ बाबूजी को बुलाहट दे दी। उनके जाने के बाद मेरे कच्चे कंधों पर ना सिर्फ अपने भूख का भार था, बल्कि अपनी दूध मुही बहन की जिम्मेदारी भी आ गई। मैंने तेरे लिखे लेख को मानकर मगन होकर मेहनत किया, अपने पांव भट्टी में झोंककर बहन को पढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत किया। आज वही बहन एक झुमके के लिए अपनी बड़ी बहन के बलिदानों को भूल बैठी है। अब मैं और नहीं सह सकती नदी। बबीता के आंखों से बहते आंसू की बूंद नदी के पानी में घुल रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार उसकी छोटी बहन द्वारा बोले गए शब्द उसके दिल को छल्ली कर रहे थे और वो आंखें मूंद कर नदी में छलांग लगा देती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर पानी के बहाव के साथ बहते हुए बहुत ही आगे निकल आती है, जहाँ के नदी का पानी पूरी तरह से नीला था, मानो नदी ने नीली चादर ओढ़ ली हो। वहीं वो नदी सुरंग से होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ कई सारे सोने के झुमकों के पेड़ खड़े थे। काफी देर बाद बबीता बेहोशी से बाहर आती है तो खुद को एक जादुई झुमके के पेड़ के नीचे पाती है, जहाँ खड़े झुमकों के पेड़ आपस में अंताक्षरी खेल रहे थे। तुली याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जो गिरा था बरेली के बाजार में। ये मैं किस दुनिया में हूँ और ये पेड़ बोल कैसे पा रहे हैं। बबीता खुद में बुदबुदा ही रही होती है कि तभी एक झुमके का पेड़ बबीता से बोलता है, वो इसलिए क्योंकि हम जादुई झुमके के पेड़ हैं। यकीन नहीं होता तो पलके उठाकर देखो। जैसे ही बबीता पलके उठाकर पेड़ पर देखती है तो पेड़ के हर डाल पर बहुत ही सुंदर सुंदर सोने के झुमके लटके होते हैं, जिसे देखकर बबीता की आंखें खुशी से चमक उठती है। देखा, आ गई ना झटका हमारे जादुई झुमके के पेड़ को देखकर। हाँ, क्योंकि आज तक मैंने पेड़ पर सिर्फ फल और सब्जियां ही लदी हुई देखती थी, मगर ये जादुई झुमकों का पेड़ अपने आप में बहुत ही अनोखा है। तो फिर खड़ी क्यों हो? जो भी झुमका तुम्हें पसंद है उसे तोड़ लो। ये कहकर जादुई झुमके के पेड़ की डाल बबीता की ओर झुक जाती है और बबीता अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गोल झुमका लेकर पेड़ के किनारे खड़े नाव में बैठकर नदी खेव कर घर चली आती है। बबीता दीदी, कहाँ चली गई थी तुम? मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाई। कनिका, ये देख, मेरे पास तेरे लिए क्या है। अरे वाह, सोने का झुमका। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मगर आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर आपने ये कैसे बनवाया? कनिका के पूछने पर बबीता उसे नदी और जादुई झुमके के पेड़ का सारा वाकया बताती है। सचमुच नदी में जादुई झुमके का पेड़ है? अरे दीदी, तो तुमने अपने लिए एक झुमका क्यों नहीं ले लिया? 10-10 रुपए बचाने के लिए तुमने कभी पीपल की बाली पर पैसे नहीं खर्च किए, मगर आज तो मौका था। कोई बात नहीं कनिका, आज नहीं तो कल सही। दोनों अनाथ बहनें भोर होते ही नदी के पास जाने के लिए निकल पड़ती हैं और नाव में सवार होकर नदी की ओर आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो एक सुरंग से होकर गुजरते हुए जादुई सोने के झुमके के पेड़ के पास चली आती है। पेड़ पर लदे झुमके नदी के चारों ओर जुगनू के जैसे जगमगाहट बिखेर रहे थे। आओ आओ बबीता और कनिका, हम जादुई झुमके के पेड़ तुम बहनों का स्वागत करते हैं। अरे बाप रे, ये झुमके का पेड़ तो इंसानों के जैसे बोली बोलता है। क्या तुम्हें और झुमके चाहिए? हाँ जादुई झुमके के पेड़, इस बार मुझे अपने लिए एक सुंदर सी बाली चाहिए। तब तो तुम मेरे पास आओ बबीता, वो जादुई झुमके के पेड़ पर नई सुंदर बाली उगी है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारी आंखें खोज रही है। इतने के बाद एक सुंदर सी चमचमाती हुई बाली बबीता के हाथों में आ गिरती है, जिसे देखकर अनाथ बहनों की आंखों में खुशी के आंसू चमक उठते हैं। क्या बात है, तुम दोनों बहनें रो क्यों रही हो? क्योंकि आज बरसों के बाद हम अनाथ बहनों को कुछ तोहफा मिला है। माँ बाबूजी के गुजर जाने के बाद हम बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रही थी। कभी कभी तो हम दाने दाने के लिए भी दुभर हो जाती हैं। तो इसमें रोना पीटना क्यों? यही तो दुनिया का दस्तूर है, कोई मनमौजी तो कोई मजबूर है। मगर जादुई झुमके के पेड़, जिनके लिए खाने पर भी आफत हो, उन बेसहारा बहनों को सोना मिलना बड़ी बात है। मुझे बचपन से ही बालियां पहनने का बहुत शौक था, मगर माँ पिताजी के जाने के बाद हम अनाथ बेसहारा बहनों ने बदहलाली में जीवन गुजारा है।
इसलिए आज जब ये सोने का झुमका मेरे हाथों में आया तो मेरी आंखें झिलमिला उठी। बबीता की बात सुनकर जादुई सोने के झुमके के पेड़ की आंखों में आंसू के झरने फूट पड़ते हैं, जिसके बाद वो झूम झूम कर खूब सारे सुंदर सुंदर सोने के झुमके गिरा देते हैं। ये लो सारे झुमके, तुम रखो। इसे बेचकर तुम बेसहारा बहनें अपनी गरीबी की जिंदगी से आजाद होकर आबाद जीवन बिताओ। तुम्हारा शुक्रिया जादुई झुमके के पेड़। दोनों अनाथ बहनें उन झुमकों को पेड़ द्वारा दिए गए मखमल की पोटली में भरकर नाव में बैठकर जादुई नदी का पड़ाव पार करके गांव लौट कर आती हैं और उन सोने के झुमकों को सुनार के हाथों बेचकर एक बड़े से घर का नींव रखकर रहने लगती हैं। तभी एक रोज हरिया हताश होकर उनके घर के चौखट से गुजर रहा होता है। तभी कनिका उसे रोकते हुए कहती है, क्या हुआ हरिया काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बिटिया, कल मेरी बेटी की डोली उठनी है, मगर मुझ गरीब बाप के पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अब कल पूरे जात बिरादरी के सामने जो है ना, अब मेरी जौ घसाई हो जाएगी। हरिया की परेशानी देखकर दोनों बहनें उसे जादुई नदी में बसे झुमके के पेड़ के बारे में बताती हैं। क्या तुम मुझे वहां लेके चलोगी? हाँ काका, आइए हमारे साथ। दोनों अनाथ बहनें हरिया को लेकर जादुई नदी के लिए निकल पड़ती हैं और जादुई नदी से होते हुए वो झुमकों के पेड़ के पास आते हैं, जहाँ सभी झुमके के पेड़ मदहोशी में झूम रहे थे। ये कैसा अलबेला पेड़ है भाई, जिस पे झुमके लदे हैं। काका, आपको जितनी जरूरत है उतने सोने के झुमके तोड़ लीजिए, मगर उससे पहले आपको अपनी परेशानी इस झुमके के पेड़ को बतानी होगी। जैसे ही हरिया जादुई नदी के बीच खड़े पेड़ को अपनी परेशानी बताता है, झुमके का पेड़ उसकी ओर झुक जाता है, जिसके बाद वो कई सारे झुमके तोड़ लेता है। अब मुझ गरीब की मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हमें तुम्हारी मदद करके खुशी हुई हरिया। इसके बाद दोनों बहनें जादुई नदी से निकलकर गांव आ जाती हैं और दोनों बहनें लगातार उस जादुई नदी के बीच बसे झुमके के पेड़ से मसलूबों की मदद करती नजर आती हैं।